गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाली क्लास में जो सैटरडे को हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन को समझ लिया था। उससे आगे बढ़ते हुए हम आज प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बेटा, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय व्यवस्था ही एक उचित उपाय नहीं था। इसलिए व्यवस्था का संचालन अच्छी तरह हो सके तो व्यवस्था को प्रांतों में विभाजित किया गया। कौटिल्य ने, जो कौटिल्य का प्रमुख ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसमें इसका वर्णन प्राय नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने केंद्रीकृत शासन का ही वर्णन किया है। परंतु जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे हमें प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानकारी हासिल होती है। तो देखिए बच्चों, प्रांतीय प्रशासन मगध साम्राज्य में 5 प्रमुख प्रांत थे। यानी जो मगध साम्राज्य था वो 5 प्रमुख प्रांतों में विभाजित था। जैसे भारत अनेक राज्यों में विभाजित है ना, उसी प्रकार से मगध 5 प्रमुख प्रांतों में विभाजित था। वो प्रांत थे उत्तरापद, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापद, जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी, कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली, अवंतीराज, जिसकी राजधानी उज्जैनी, और मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। बेटा, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये आपको बोर्ड पे लिखा है ताकि आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें कि इसकी राजधानी कौन सी थी। प्रांतीय प्रशासन के बारे में प्रश्न आता है। अब देखिए, प्रांतीय प्रशासन, अभी अपन लोग देखते हैं राज्य, पहले केंद्रीय सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर जिला सरकार होती है, जिला होता है। ऐसे वहाँ उस समय में क्या था, प्रांत विभाजित था। तो जो प्रांत था वो प्रांतीय प्रशासन का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता था। जो प्रांतीय शासन था वो आर्यपुत्र या राजकुमारों के अधीन था। यानी प्रांत का जो लीडर होता था या प्रांत का जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था, या तो आर्यपुत्र होता था अथवा राजकुमार होता था। वही प्रांत पर शासन करते थे, यानी उन्हीं का एकाधिकार था। प्रांत से छोटी इकाई को विषय कहा जाता है। यहाँ विषय सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, यहाँ एरिया से मतलब है ना। विषय का जो प्रमुख होता था विषयपतियों के अधीन था। विषय का जो प्रमुख होता था वो कौन था, विषयपति होता था। विषयपति के बाद जिला स्तर पर आता था। जो हमारे पास है ना, जिला स्तर पर, ऐसे उस समय भी जिले बने हुए थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, स्थानिक कहा जाता था, जो समाहर्ता के अधीन रहकर कार्य करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, ग्राम होती थी। सबसे छोटी, सबसे बड़ी कौन सी थी, प्रांत, और सबसे छोटी कौन सी थी, गांव। गांव जो था उसके प्रमुख को गोप कहा जाता था। यानी इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि गोप कौन होता था। तो गोप में क्या लिखना है, जो मौर्य प्रशासन के प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत गांव का जो प्रमुख होता था उसे गोप कहते हैं। पूरी बात हमको क्लियर करनी पड़ती है। एक विशेष बात होती थी कि जो बिक्री कर लिया जाता था, जो उस समय जो बिक्री कर लिया जाता था वो मूल्य अथवा उपज का 10वां भाग होता था, और जो उपज जो ये नहीं देता था उसको मृत्यु दंड का विधान था। तो क्लियर हो गया बच्चों। का तीसरा प्रमुख पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं नगर प्रशासन, है ना। नगर प्रशासन, अब बेटा नगर को हम जानते हैं, जो हमारा शहर होता है उसको अपन नगर के नाम से जानते हैं। तो नगर प्रशासन का जो अध्यक्ष होता था वो कौन कहलाता था, नगराध्यक्ष अथवा नागरिक कहलाता था। ठीक है, नागरिक, वैसे तो हम सोचते हैं कि हम सब नागरिक है, तो हम सब तो नागरिक हैं ही, लेकिन जो उनका लीडर होता था, अध्यक्ष था, उसको भी नागरिक कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज आपको पता है ना, राजदूत था, किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। और पुस्तक कौन सी लिखी थी, इंडिका लिखी थी, है ना। मेगास्थनीज के अनुसार नगर के शासन को 30 सदस्यों का एक मंडल संभालता था। यानी शासन को एक अकेला व्यक्ति तो नहीं संभाल सकता, तो उसको 30 सदस्यों का एक मंडल संभालता था। और ये जो 30 सदस्य थे वो 6 समितियों में बटे थे। यानी 30 को अगर हम 6 में बांटेंगे तो कितने बच जाएंगे, एक समिति में कितने मेंबर आए, 5। एक समिति में कितने मेंबर थे, 5। तो और ये कौन कौन से विभाग को संभालते थे। अब सारे एक ही विभाग में तो घुसेंगे नहीं, ये अलग अलग विभाग को संभालते थे। वो प्रमुख विभाग कौन से थे, उद्योग, विदेशी संबंध, जन्म मरण विभाग, व्यापार वाणिज्य, विक्रय निरीक्षण, विक्रय यानी बेचना, यानी बाजार व्यवस्था, विक्रय निरीक्षण, और बिक्री कर वसूली।
बिक्री कर वसूली मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो बिक्री कर नहीं दे पाता था, जो कर नहीं दे पाता था उसको क्या दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था। तो ये कहाँ की व्यवस्था थी, मौर्य साम्राज्य की। कौन कौन सी पढ़ ली हमने, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और नगरीय प्रशासन। इसके पश्चात हमारी प्रमुख व्यवस्था जो आती है वो है सैन्य व्यवस्था। आपको पता है बेटा, कोई भी साम्राज्य हो वो कब सक्षम होता है, कब सबल माना जाता है, जब उसकी सैन्य व्यवस्था मजबूत हो। यानी जिसकी सैन्य व्यवस्था मजबूत होगी उसकी सीमाएं सुरक्षित होगी, जिसकी सीमाएं सुरक्षित होगा उसका अंतर क्षेत्र सुरक्षित होगा। तो मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था सबल व्यवस्थाओं में मानी जाती थी, विश्व की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं में मानी जाती थी। अब देखो, इसमें भी 6 समितियों में भी 6 अलग अलग सैन्य विभाग बने हुए थे। 6 समितियों में भी 6 अलग अलग सैन्य विभाग बने थे और हर में वो 5 सदस्य थे, जो सेना के 5 विभाग। सेना के कितने भागों में सेना विभाग थी, पैदल सैनिक भी थे, अश्वारोही भी थे, रथी भी थे, हाथी पर भी थे, है ना। तो ये 5 सदस्य जो थे वो सेना के 5 विभाग में बटे हुए थे। इसमें कौन कौन से थे, पैदल, अश्व यानी घोड़ा, हाथी, रथ और नौसेना। नौसेना यानी कौन सी होती है, जल में सेना। अब आप देख लो उस समय कितनी विकसित थी। आज जैसे हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना ये है ना, ऐसे उस समय भी ये सब कुछ था। और सैनिक प्रबंधन की जो देखभाल करता था वो कौन करता था, अंतपाल करता था। तो इन लोगों का क्या कार्य होता था, सदस्यों का, जो इसकी सैन्य विभाग के सदस्य होते थे, हथियारों की तो पूरी व्यवस्था रखते ही थे ये लोग, है ना। हथियार सारे होते थे, लेकिन इसके साथ साथ रसद व्यवस्था पर विशेष ध्यान थे। रसद यानी खाने पीने की सामग्री, युद्धकाल और शांतिकाल दोनों में। युद्धकाल एक स्टॉक रखते थे कि अगर युद्धकाल हो जाता है तो कितने समय तक का स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए। इसी प्रकार सैनिक प्रबंधन की देखभाल कौन करता था, अंतपाल नामक व्यक्ति करता था। अभी आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी बेटा, ये अंतपाल शब्द आ गया, इसका क्या अर्थ होता है और संधिदाता कौन होता है, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में याद रखनी पड़ेगी। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, 9,000 हाथी थे, 50,000 अश्वारोही यानी घोड़े पर बैठे हुए सैनिक थे और 800 रथों की सेना थी। अब देखिए इतनी विशाल सेना उस समय थी, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य रहा होगा। न्याय व्यवस्था, हमारा अगला टॉपिक क्या है, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था। देखो बेटा, किसी भी शासन व्यवस्था में अगर न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं होगी तो उस राज्य का बने रहना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल वो राज्य बना हुआ नहीं रह सकता जब तक वहाँ के लोगों में डर नहीं होगा। डर मतलब किसका डर, कानून का डर, न्याय का डर और न्याय पर विश्वास। डर और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। ये कहा था, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो दंड व्यवस्था थी वो कठोर थी और न्याय व्यवस्था थी वो पक्षपात रहित थी, मतलब किसी भी तरह का पक्षपात वहाँ नहीं किया जाता था। राजा स्वयं न्याय की सर्वोच्च संस्था थी। जिस प्रकार हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है और उसके भी ऊपर राष्ट्रपति होता है, उसको पूरा अधिकार होता है कि वो 2 जनों की सजा को, मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है या बढ़ा सकता है। तो उसी प्रकार वहाँ जो राजा था वो भी अपने अधीनस्थ जो न्यायालय होते थे, अधीनस्थ जो न्यायालय थे उन न्यायालयों के द्वारा किए गए न्याय को बदल सकता था, कम कर सकता था अथवा बढ़ा सकता था। जैसे भी साक्ष्य उसको प्राप्त होते थे, जैसा भी किसी बात का विरोध किया जाता था, उसके अनुसार वो पूरा अपनी निगरानी में सारा कुछ करवा के और समस्त साक्ष्यों के आधार पर न्याय को बदल देता था। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम सभा कहलाती थी। ग्राम सभा हमने जैसा कि हमने गांव पढ़े थे, गांव का प्रमुख गोप होता है, उसी प्रकार वहाँ पर जो न्याय व्यवस्था थी वो क्या थी, ग्राम सभा थी। जो गांव का वयोवृद्ध सदस्य होता था, वैसा सदस्य जिसकी बात को सभी लोग मान लेते थे, वो आपसी मामलों को गांव में ही सुलझा देता था। इसकी ग्राम सभा से ऊपर संग्रहण, संग्रहण से ऊपर द्रोणमुख, द्रोणमुख से ऊपर जनपदीय न्यायालय होते थे। न्याय पक्षपात रहित होता था। नगरों के न्यायाधीश को महामात्य और ग्रामीण न्यायाधीश को राजू कहते थे, है ना। ये न्यायाधीशों के नाम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। और न्यायालय था वो 2 भागों में विभक्त था, धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय का अर्थ है दीवानी न्यायालय, कंटक शोधन यानी फौजदारी, जो हमारे वर्तमान में है ना। दीवानी न्यायालय में क्या जाता था, दीवानी न्यायालयों में छोटी मोटी लड़ाई होती है, मारपीट होती है, लूटपाट होती है, इस तरीके की, या जमीन संबंधी छोटा मोटा कोई केस होता है
वो कहाँ जाता था, दीवानी न्यायालय में जाता है। वहाँ पर 3 व्यवहारिक न्यायाधीश और 3 अमात्य होकर उस मामले का सुनवाई करते थे और निर्णय देते थे। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था, जहाँ राज्य और व्यक्ति के संबंधित, राज्य और राज्यों से संबंधित जो भी विवाद होते थे वो सारे कहाँ जाते थे, कंटक शोधन में जाते थे। और ये सभी जो न्यायाधीश होते थे वो धर्मशास्त्र में निपुण व्यक्ति होते थे। साथ ही मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही उन्नत व्यवस्था थी। गुप्तचर इतने मजबूत होते थे कि वो जो मुखबरी करते थे वो इतनी शालीनता से, इतनी बारीकी से करते थे कि उसको पहचाना नहीं जा सकता था। और स्त्रियों की दशा हमको पता चलती है क्योंकि स्त्रियां भी गुप्तचर विभाग में होती थी, यानी स्त्रियों की दशा भी हमको उन्नत नजर आती है। गुप्तचर विभाग में 2 प्रकार की संस्थाएं थी, एक को संस्था कहा जाता है, दूसरी को संचरा कहा जाता है। संस्था जो होती थी वो ऐसा गुप्तचर विभाग होता था जो एक ही जगह पर रहकर गुप्तचरी करता था, यानी मुखबरी करता था। और संचरा जो होती थी वो परिवर्तित स्थानों पर जाकर, दूसरी जगह जाकर गुप्तचरी करती थी कि भाई देश का शासन कैसे चल रहा है, राज्य के बारे में क्या विचार है, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। और मैं एक बात बताऊँ बेटा, उस समय की व्यवस्था इतनी थी कि कौटिल्य ने तो पूरा बताया है कि राजा के हर 1 घंटे बाद उसकी व्यवस्था बदल जाती है। यहाँ तक कि राजा हर 1 घंटा, हर प्रहर में अलग अपने उसका अलग महल, अलग रूम होता था, उसमें वो निवास करता था। वो कुछ खाता था उससे पहले वो खाना किसी दूसरे को उसी के सामने टेस्ट करवाया जाता था ना, ताकि कोई राजा को विषपान नहीं करा दे। क्योंकि आपको पता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई कैसे थी, नंदवंश का विनाश करके हुई थी ना, किसी को दूसरे को हमने हटाया, तो अब जिसको हमने हटाया वो हमसे बदला भी लेना चाहता है, तो बहुत ज़्यादा कठोर व्यवस्थाएं थी। इस प्रकार ही हमारी न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था हो गई। अब हमारा आता है समाज। किसी भी राज्य का उन्नत होना उसके समाज की जो व्यवस्था होती है उससे पता चलता है। तो देखिए मौर्य साम्राज्य का जो समाज था वो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। वर्णाश्रम व्यवस्था हमने वैदिक युग में पढ़ी है ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। इन चारों के अलावा भी 4 वर्ण के अलावा और अन्य वर्ण भी होते थे। वो थे निषाद, रत्कार, सूद और चांडाल वर्ण थे। मेघस्थनी ने 7 जातियों का उल्लेख किया है। यहाँ पर स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत थी, यानी स्त्रियाँ जो थी वो प्रशासन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इस प्रकार बेटा हमारा मौर्य साम्राज्य आज पूर्ण हो गया है और आप इसको पढ़िएगा, इसके नोट्स बनाइएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछिए और अपने अध्ययन को जारी रखिए।